अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु गेहूं की SWI पद्धति से खेती। तोरिया की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। गेंदा की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों का नियंत्रण। हमारे जिन किसानों ने तोरिया की फसल लगा रखी है, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर होगी। किसानों को अपनी फसल से अधिक पैदावार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करना जरूरी होता है, तभी आप अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की कामना कर सकते हैं। इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं हरियाणा राज्य के एक प्रगतिशील किसान राम सिंह। सबसे पहले हमें ये बताइए कि किस तरह से आप तोरिया की खेती तैयार करते हैं। सबसे पहले खेत किस तरह से तैयार करते हैं? खेत पहले जी तैयार करेंगे, इसको बुआई करेंगे, इसको डाल लेंगे, बुआई डाल दी, पाड़ा दे दी, इसको 4-5 पाड़ दे देंगे। इसको जब तैयार खेत ब्रीक हो जाएगा अपना बोने के लिए तैयार होगा का, फिर उसको हम बोएंगे जिसको, फिर इसमें बो का खाद डालना पड़ेगा, इसमें खाद डाया डाल देंगे, बीज डाल देंगे और जी फिर दोबारा उसको बीज डाल कर फिर बुआई होगी। इसकी बुआई करके जी फिर इसमें सुबह डालेंगे, फिर क्यारे पाएंगे, इसमें क्यारे कूरे पा के समझे तैयार हो जाएगा जी खेत, फिर क्यारे पाए जाएंगे। इसमें 2 किलो बीज डालना पड़ेगा जी 1 एकड़ में। 2 किलो बीज में एन ठीक जमागा जी, सही बीज पड़ेगा। ज़्यादा बीज पावांगे जी वो कण का नहीं अच्छा रहेगा। जितना सीधा पेड्डा टॉव करागा ना, पेड्डा तकड़ा करागा, उतनी इसमें फड़ी लगाएगी। मैं जी पानी के लिए जरूरी होगा जी, पानी डालना खेत में, इसमें इसकी फसल मर जाए जी पानी के साथ। जो ज़्यादा पानी आ जाएगा इसमें इसकी फसल मर जाए। तो जब क्यारी बनाते हैं तो किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं? क्या अलग अलग क्यारी में अलग अलग तरह से पानी डालते हैं? हाँ, अलग अलग जगह से पानी डालना है। जिस समय ये जो तोरिया की आपकी फसल है थोड़ी थोड़ी बड़ी होना शुरू हो जाती है, तो उस समय कोई विशेष बातें आप ध्यान में रखते हैं इसके लिए? हाँ जी, फिर इसके बाद पानी वास्ता यदि हो जाएगी 8 दिन में जाम आवा जी, 8 दिन के अंदर जाम जाएगा। 8 दिन में जाम आएगा, को देखेंगे कि जाम रहा नहीं जाम रहा, बीज में कोई कमी नहीं है, तो तैयार हो जाएगा। हो जाएगा जो 25 दिन के ऊपर हो जाएगा जी, फिर इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी जी, फिर इसमें पानी डालेंगे। यानी कि 25 दिन बाद इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी। तो किस तरह से आप इसमें पानी डालते हैं? ट्यूबवेल के जरिए या कैसे डालते हैं? ट्यूबवेल के जरिए डालते हैं जी। जब बारिश हो जाए जी, बरसते तो फिर पानी की लोड़ नहीं पड़ती। जब बारिश ना हो तो बुनाई में पानी डालना पड़ेगा। पानी के डालने के बाद इसमें खाद भी डालना पड़ेगा। खाद कौन सी प्रयोग करते हैं आप? यूरिया डालना पड़ेगा जी इसमें। और जब पानी की अगर हम बात करें तो कितनी मात्रा में पानी इसमें होना चाहिए? कम होगा, जिस तरह ये खेत में पानी ना खड़ा जिसमें ये पीले अपना पानी जो इसके में डाल दिया मैंने। जैसे तड़ा जगह है जी, पानी तड़ा निकाल दो थोड़ा, इसका जो ऊपर उसमें पानी ना इसमें करना देंगे। पानी पे मारती है ये फसल, पानी पूरा आएगा जी, पूरी अच्छा। बारिश हो जाए तो उस स्थिति में अगर पानी ज़्यादा खेतों में रुक जाता है तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? उस स्थिति में इसका पानी उतारना पड़ेगा, नहीं ये फसल मर जाए जी पानी के। पानी निकालने के लिए क्या विशेष तरह से आप नाली बनाते हैं, किस तरह से वो करते हैं? हाँ जी, खाड़ी खोद के उसके पानी निकालेंगे अपने खेत का।
यानी कि नमी जो है इस फसल के लिए बहुत कम होनी चाहिए। हाँ जी। फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता। कि जैसे ही जमता है तो एक जो है पेंटेड बग आता है, ये कीड़ा आता है, लाल सा कीड़ा आता है, तो वो क्या है कि पौधे को जो है खाता है और खा करके नष्ट कर देता है। या दूसरा एक इसमें सो फ्लाई भी आती है, तो सो फ्लाई भी इसको जो है पत्तों में छेद कर देती है। तो उसके लिए आप या तो मिथाइल पैराथियन 2% धूल आती है, डस्ट ले लें, और डस्ट नहीं है तो हम जो है इसमें रोगौर ले लें। रोगौर का जो हम छिड़काव कर सकते हैं 1 लीटर पानी में, और 1 से 2 ml दवा डालकर, 1 से 1.5 ml दवा डाल करके और हम जिससे छिड़काव कर देंगे तो उससे जो हमारा कीड़े की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। दूसरा ये कि जहाँ अर्ली सरसों लगाई गई है, जहाँ फूल आने की अवस्था आ चुकी है, वहाँ पर भी जो है जैसे कहीं बदली छाती है तो मौसम खराब रहता है तो माहू का अटैक होता है। तो माहू का जब अटैक होता है तो उस समय भी हमको देखना है कि जहाँ जब भी माहू लगता है तो बाहरी क्षेत्र से आता है, बाहर से आपको दिखाई देगा। जब फूलों के पास में जाएंगे तो आपके काले काले रंग के माहू के कीड़े उसमें लगे हुए दिखाई देंगे। तो अगर टहनियों पे 1-2 टहनियाँ आपको दिखाई देती है, उसको तोड़ करके नष्ट कर सकते हैं। अगर हमारी ETL क्रॉस होती है, जब हमको ये लगता है कि हमारा आर्थिक क्षति होगी, तो उस समय फिर हम जो है इसमें जो रोगौर दवा आती है उसकी 1 लीटर पानी में 1 ml दवा डाल करके हमको स्प्रे कर देना है। तो उससे जो है माहू आने की संभावना नहीं रहेगी, जो माहू होगा वो भी हमारा नियंत्रण हो जाएगा। और किसान भाई समय समय पर खेत की निगरानी भी करते रहें और उसमें देखते रहें कि हमारा कोई अन्य बीमारी तो नहीं आ रही है। अगर कोई बीमारी आती है तो उसके लिए भी हमको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें व्हाइट रस्ट भी आती है। और व्हाइट रस्ट के लिए हम जो मैंको जब जो M45 दवा आती है 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देंगे तो उससे जो हमारा नियंत्रण हो जाएगा। हमारे राज्य के जो किसान गेंदा की खेती कर रहे हैं वो कहीं पर बढ़वार तो कहीं पर फूल बन रहे होंगे, लेकिन अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और इनका नियंत्रण अगर सही ढंग से नहीं किया गया तो फसल से कम उपज ही मिल पाएगी। अतः गेंदा फसल में लगने वाले इन कीटों के नियंत्रण की जानकारी के लिए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK वर्मा से। किसान भाई, ये ऐसा है कि जो कीड़े होते हैं, आप अगर देखेंगे कि अपने गेंदे की फसल में अगर हम कीड़े को नियंत्रित नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा उपज पे पड़ता है और फूल की जो अच्छी क्वालिटी होती है, उच्चतम क्वालिटी की होती है, वो हमको प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण आप बाजार में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उतना हमको उसका रेट नहीं मिल पाता, कीमत नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई हमको ध्यान रखना है कि कीड़े का नियंत्रण करना। तो गेंदे की फसल में आप देखेंगे किसान भाई, इसमें रेड स्पाइडर आता है, कीड़ा आता है जो कि पत्तियों को मतलब बहुत ज्यादा नुकसान करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफाइरिफास 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर इसका हम छिड़काव करते हैं तो रेड स्पाइडर को हम कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाई, इसमें कभी कभी देखने को मिलता है कि जब हमारे बड्स आने लगते हैं, फूलों के जब छोटी छोटी कलियां आने लगती है तो उसमें एफिड और थ्रिप्स का भी एक आक्रमण होता है। तो उससे आप देखेंगे कि पत्ती धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है और पत्ती हरापन से गायब होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई, और ये इसका जो फैलाव होता है वो वायरस के कारण होता है। एक कीड़ा स्वस्थ पौधे में जाता है, फिर इस तरह से फैलाव होता है। तो अगर हम इसको नियंत्रित करना चाहते हैं तो किसान भाई, इसके लिए बाजार में निमोनिल की दवा नाम से भी दवा बाजार में उपलब्ध होती है। उसको भी अगर अपन 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर इसका स्प्रे करते हैं तो निश्चित ही हमको इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, परिणाम आते हैं और इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मेटास्टॉक्स 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो कम से कम 15 दिन के अंतराल में, तो इसको भी अच्छे से हम नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाई, गेंदे की फसल में आप देखेंगे हेरी कैटरपिलर आता है जो कि पत्तियों को काट के या पूरा तरीके से उसके कारण उत्पादन पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए भी किसान भाई हमको क्लोरोपाइरिफास जो दवा आती है, अगर उसको भी हम 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हर 15 दिन के अंतराल पर अगर उसको हम छिड़काव करते हैं तो इसको भी हम अच्छी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है और अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा इस फसल में कुछ इल्लियों का प्रकोप भी होता है जो पौधे की कोमल पत्तियों एवं टहनियों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो
तब आप क्विनोल-फॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गेंदा की फसल में आने वाला प्रमुख रोग है चूर्णिल फफूंदी रोग। इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों, टहनियों पर सफेद सफेद चूर्ण दिखाई देने लगता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और फसल कमजोर हो जाती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी गेंदे की फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपने गेंदे की फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गेहूं की खेती करके हरियाणा राज्य के किसान फसल से अधिक लाभ कमाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ प्रगतिशील किसान गेहूं की खेती SWI तकनीक से कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की खेती की ये SWI विधि क्या है, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं आत्मा परियोजना के तकनीकी प्रबंधक राजवीर सिंह तोमर। मैं आज आपको गेहूं की सघनता पद्धति के बारे में डिटेल में पूरे विवरण से जानकारी देना चाहूँगा। इस पद्धति से गेहूं लगा के किसान भाई जो साधारण विधि होती है उसकी अपेक्षा 1.5 से 2 गुना तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें खेत की तैयारी करते हैं। अपन जो खेत की तैयारी जो साधारण गेहूं में करते हैं उसी हिसाब से श्री विधि के लिए गेहूं की तैयारी में भी उसी तरीके से खेत की तैयारी करेंगे। इसमें पिलाऊ से पहले एक जुताई करते हैं, फिर 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करेंगे। पाटा लगाकर खेत को नमी संरक्षित करने के लिए तैयार कर देंगे और इसके बाद मुख्य स्टेप जो इसका है वो केवल इसमें जो तकनीक परिवर्तन है वो अपन बीज उपचार के द्वारा करते हैं। बाकी साधारण विधि है उसी हिसाब से सब चलता रहेगा। तो इसमें अपन 1 एकड़ के लिए 10 किलोग्राम गेहूं का बीज लेंगे, जो किसी भी वैरायटी का हो सकता है, लेकिन जो 4 पानी वाली वैरायटियाँ हैं जैसे GW 273 है, GW 322 है, जो आज हम यहाँ पर लगवा रहे हैं डेमोस्ट्रेशन, ये GW 322 का ही है जो 4 पानी वाली वैरायटी है। अब 10 किलोग्राम जो अपन बीज लेंगे इसको 20 लीटर पानी जो है ना उसको गुनगुना करेंगे। पानी इतना गुनगुना करेंगे कि उसमें अपन हाथ डालें तो जले ना। उस गुनगुने पानी में 10 किलोग्राम बीज को अपन डालेंगे, जिससे क्या होगा, कटा फटा बीज और जो हल्का बीज होगा वो पानी में ऊपर उतराने लगेगा, उसको अपन हटा देंगे। उसी 20 लीटर पानी में अपन 4 किलोग्राम गुड़ कूट के डाल देंगे, इससे वो घुल जाए। उसी में 5 लीटर गौमूत्र देसी गाय का डालेंगे अपन और 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद को डाल के दोनों हाथों से अच्छी तरीके से रगड़ के उसको मिला देते हैं और शोधन के लिए उसको 6 से 8 घंटे तक पानी के पात्र में ही छोड़ देंगे। 6 से 8 घंटे पश्चात उस पूरे मिक्सचर को अपन एक सूती कपड़े में या टाट के बोरे में निकाल लेंगे और उसका बीज सहित उसको एक पोटली बना के एक खूंटी पर टांग देंगे।
इससे क्या होता है कि जो रात भर के लिए इस प्रक्रिया को छोड़ देंगे, इससे क्या रहेगा, जो पानी उस बीज में है वो बूंद बूंद करके नीचे निथर जाएगा और बीज में पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे सड़न उत्पन्न नहीं होगी। अब अपन इस को 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इससे रात भर के लिए बीज टंगा रहेगा और सुबह इसको जो खेत अपन ने बोने के लिए तैयार किया है उसमें ले जाएंगे और इसको बीज को छायादार स्थान पे थोड़ा फैला के और एक कार्बनडाजिम जो फफूंदनाशक दवा रहती है, जिससे क्या है इसमें फफूंद की समस्या न रहे, उसको 20 ग्राम कार्बनडाजिम दवा को इसमें भुरक के अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें हम डिबलर विधि से इसको SWI को जो सघनता पद्धति है गेहूँ को, उसको डिबलर से किसान भाइयों के बीच में लेके आए हैं। इस विधि को पहले धान की जो रोपाई पद्धति होती थी उसी तरीके से हाथ से लगवाते थे, उसमें थोड़ा कठिनाइयाँ रहती थी, किसान भाई उतना प्रेफर नहीं करते थे। तो अब हम इसको क्या है डिबलर के माध्यम से हम लगवा रहे हैं। इससे क्या है कि कम समय में ज़्यादा एरिया जो कवर हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसमें। कि जो साधारण विधि से गेहूँ उत्पादन जो करते हैं अपन, उसकी अपेक्षा इसमें 1.5 से पौने 2 गुना तक अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतः जो है ना डिबलर है, उसमें एक जो बॉक्स है उसमें बीज को भरते हैं अपन, उपचारित बीज को, दूसरे बॉक्स में खाद को भर लेते हैं। इससे क्या है खाद और बीज दोनों एक पर्याप्त दूरी पर गिरता है, इससे क्या है पौधे को उचित मात्रा में खाद मिल जाता है। अब क्या रहता है जो डिबलर से अपन लगा रहे हैं उसमें प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 6 से 8 इंच तक रखते हैं, जिससे क्या है कि दो पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी रहने से उसमें वायु संचार पर्याप्त रहता है और उसमें जो कल्ले निकलते हैं वो अधिक मात्रा में निकलेंगे, जिससे क्या है कि पौधा अधिक सुदृढ़ रहेगा और हवा और जो पौधे लॉजिंग की समस्या होती है, गिरने की समस्या होती है, वो इस विधि से पौधों में नहीं आती है। इस विधि से फसल गिरती नहीं है। अब इसमें क्या है जो सिंचाई की बात करेंगे अपन, तो सिंचाई जो साधारण पद्धति से गेहूं में अपन 20 से 21 दिन में जो देते हैं, सियारी अवस्था रहती है, 21 दिन पर ही अपन प्रथम सिंचाई देते हैं। प्रथम सिंचाई के बाद जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है, इंटरकल्चर ऑपरेशन में चूँकि अपन 2 रो के बीच में कूनोवीटर चला के भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त रासायनिक उपचार में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए अपन मेटसल्फ्यूरान और शकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए जैसे गेहूं सा के लिए सल्फोसल्फ्यूरान का उपयोग करके वीडीसाइड के द्वारा इनका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी सिंचाई रहती है वो निश्चित अवस्था पे 40 से 45 दिन पे देते हैं। इसी प्रकार से जो 3 पानी वाले गेहूँ हैं उनमें 3 या 4 पानी वाले जो वैरायटियाँ हैं उनमें 4 पानी दे के 4 सिंचाई लेके अपन पर्याप्त उत्पादन में गेहूँ का उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि
कि जैसे ही आप एक दिनी चूजे को ला रहे हो तो लाने के पूर्व आप आजकल खास अवस्था देख लें कि आपका ब्रूडर हाउस का प्रबंधन, जिसमें आप एक दिनी चूजे रखने जा रहे हो, उस ब्रूडर हाउस का प्रबंधन सही है कि नहीं। ब्रूडर हाउस में जाड़े के दिनों में 200 वाट का कम से कम बल्ब की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अगर आपका ब्रूडर हाउस 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है तो वैसे में 200 वाट का 4 से 6 बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 100 वाट का बल्ब है तो उसको आप रिप्लेस कर दें। ठंड के दिनों में आप जो रोशनी का जो प्रबंधन है उसको आप नीचे कर दें, अर्थात जमीन से वो अधिकतम 2 फीट ऊपर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। और चारों बल्ब को समान दूरी पर ही प्रेषित करें जिससे कि चूजे एक जगह एकत्रित न होने पावे। और दूसरा प्रबंधन में है कि उसकी बिछाली को आजकल बदल दें। अगर पुरानी बिछाली भी अगर रखते हैं ब्रूडर हाउस के बाद जो ग्रोअर के लिए, तो उस बिछाली को अवश्य बदल दें और नमी रहित वातावरण सुनिश्चित करें। इसके लिए आप अपने फार्म में चूने का छिड़काव आजकल करें। कली चूना बाजार से सूखा लेकर के आप उसको घर में छींट सकते हैं। ब्रूडर हाउस में या फिर ग्रोअर हाउस में जो आप ड्रिंकर रखे हुए हैं, पानी के बर्तन रखे हुए हैं, उसमें भी सुनिश्चित करें कि सुबह शाम बिल्कुल ताज़ा पानी की व्यवस्था हो, वो दिया करें। ठंडा पानी नहीं दिया करें। आजकल उनके पानी में बी कॉम्प्लेक्स अवश्य ही दिया करें। जो भी आप बी कॉम्प्लेक्स यूज करते हो अथवा अगर नहीं करते हैं तो अवश्य ही यूज करें। ये उनको शरीर को ठंड से रोकता है, ठंड लगने से रोकता है। और उनके भोजन में भी प्रोटीन की मात्रा 8 से 10% इन दिनों बढ़ जानी चाहिए। तो अगर ये बढ़ा देते हैं तो ये उनकी बढ़वार को, वृद्धि को बढ़ाता है और ठंड लगने से भी ये मुर्गियों को बचाता है। सबसे अहम चीज़ है कि मुर्गी घर के बोरे जो आप खिड़कियों पर लगाते हैं वो जूट के बोरे हैं या फिर पुआल के टाट हैं तो उनका रिपेयर कर लें, क्योंकि ठंड हवाएं, अगर रात्रि की ठंड हवा अगर सीधा प्रवेश करेगी तो फिर मुर्गियों को परेशानी हो सकती है। ठंड अगर ज़्यादा जिस दिन पड़ती है या 2-3 दिन अगर कुहासा में आपकी मुर्गियां रह जाती हैं तो उन्हें एंटीबायोटिक्स अवश्य दिया करें। कोई भी एंटीबायोटिक्स शारीरिक वजन के अनुपात में या प्रति 100 मुर्गी के लिए अगर सामान्य एम्पिसिलिन ग्रुप की, क्लोक्सासिलिन समूह की अगर है या फिर टेट्रासाइक्लिन है तो 15 ग्राम उसे देना आवश्यक है। इसके साथ साथ आप उनके बीट पर भी ध्यान दें। अगर बीट थोड़ा भी ढीला हो रहा है, पतला हो रहा है तो कॉक्सीडियोस्टेट दवा बाजार से खरीद कर इसे ही पानी में मिला कर दिया करें। ये सुनिश्चित कर लें कि आपका दाना में कॉक्सीडियोस्टेट मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, क्योंकि ये मौसम है जबकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आपकी मुर्गियां मरेंगी। तो अगर एंटीबायोटिक, बी कॉम्प्लेक्स और कॉक्सीडियोस्टेट इसकी मात्रा अपने फार्म में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो बीमारियों से भी आपकी मुर्गियां दूर रहेंगी और निश्चित तौर पर आपके मांस योग्य मुर्गियां जो होने वाली हैं उनका बढ़वार अच्छा होगा, उनकी वृद्धि अच्छी होगी, उनकी मृत्यु दर कम हो जाएगी और बाजार में अच्छा भाव मिलेगा। किसान भाइयों, मेरा नाम लोभी राम है। मैं जिला चंबा, तहसील चूरा, गांव सेकुठी का रहने वाला हूं। ये हमारी जो है ये हिंदी का नेम, जो हमारा लोकल नेम है, इसको जंगली गेंदा बोलते हैं। दूसरा अंग्रेजी का नाम इसका टेजिटिस मायूटा है। तो इसका हम खेती करते हैं। इसके कम से कम कोई आल विश्व में 25 कंट्रियाँ खेती करती है। हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी इसकी खेती होती है। तो हमने 2-3 साल हुए इसकी खेती करते हुए काफ़ी पैसा कमा रहे हैं हम। किसान भाइयों, हमने इसकी जो खेती की शुरुआत की, हमने ये 2013 में इसकी शुरुआत की। हमने इसका सीड जो है वो यूनिवर्सिटी से, पालमपुर यूनिवर्सिटी से मंगवाया था। आजकल जो हम इसकी खेती जो है हम काफ़ी ज़ोरों पर कर रहे हैं। तो इसका तेल की काफ़ी डिमांड है। पिछले साल भी हमने काफ़ी तेल निकाला, 40 किलो तेल हमने बेचा इसका और अच्छा दाम हमें प्राप्त। किसान भाइयों, इसका जो खेती करने का तरीका है, जैसे हम मक्की के लिए, गेहूं के लिए खेत तैयार करते हैं, उसी तरह इसका खेत जो है वो तैयार करना। 2-3 बार हल चला करके इसमें गोबर की खाद डाल करके फिर इसको लाइनों में लगा करके 2-3 फुट का गैप दे करके लाइनों में लगा करके इसकी खेती की जाती है।
जब जर्मिनेशन हो जाती है, इसके पौधे उग जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हमारे पास पानी अवेलेबल हो तो पानी हमें सिंचाई इसकी करनी पड़ती है। और इसकी निदाई गुडाई जो है कर दी तो अच्छी, अगर नहीं भी की तो फिर भी ये फसल अच्छी हो जाती है। और ये अब अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में इसकी हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं। इसका तेल अब निकालने के योग्य हो गया ये फसल। किसान भाइयों, जब ये हमारा पौधा अब तैयार हो जाता है तो इतनी टहनी हम इसका काट लेते हैं। तो सारे पौधों की इतनी टहनी काट करके हम इसका ऑयल निकाल लेते हैं और ऑयल हम फिर मार्केट में बेच देते हैं और हमें अच्छे इसके दाम मिल जाते हैं। अच्छा, रही बात दूसरी मार्केटिंग की, तो इसका मार्केट रेट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। बड़े बड़े शहरों में इसकी डिमांड है, विदेशों में डिमांड है इसकी, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास भेजते हैं हम इसका ऑयल और हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। इसकी खेती जो है ये 1 हेक्टेयर में लगा करके रखी हुई है। तो इसका हमारे पास कच्चा माल कम से कम कोई 100 क्विंटल निकल आ जाएगा। इसका ऑयल जो है हमारे पास 40 केजी निकल आएगा, जिसका हमें दाम 1 किलो का 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो हमारी इनकम ये 4-5 लाख रुपए आ जाएगी। किसान भाइयों, इसके लिए हमारे से कोई भी किसान भाई मदद लेना, किसी प्रकार की मदद भी लेना चाहता है, हमारे पास सीड भी उपलब्ध है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मेथी की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक पर जानकारी, डेयरी पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन लेने हेतु देखभाल और प्रबंधन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।